अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान एट 7। मैं हूं अरबाब जहांगीर। नाज़रीन, हुकूमत और फौज ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद को मजीद मुअस्सर बनाने का फैसला कर लिया है। वजीर आजम नवाज शरीफ ने फोर्सेज को ऑपरेशन रद्दुल फसाद के अहदाफ जल्द हासिल करने की हिदायत भी की है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद की पेशरफ का जायजा लेने के लिए इस्लामाबाद में वजीर आजम की जेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। इस इजलास में वफाकी वुज़रा, आर्मी चीफ, DG/ISI, खारजा उमूर और कौमी सलामती के मुशीरों ने शिरकत की। इजलास में मुत्तफ़िका तौर पर तय किया गया कि मुल्की सलामती की पॉलिसी की बुनियाद के तौर पर शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी को मिटा दिया जाएगा। इजलास के शुरका ने दहशत गर्दी के खात्मे की कोशिशों और मुख्तलिफ कवानीन का जायजा लिया और उन्हें मजीद मौसर बनाने पर गौर भी किया गया। वजीर आजम ने ऑपरेशन में फौज और दीगर फोर्सेज की कामयाबियों को सराहते हुए अमल दरामद के इकदाम को मजीद तेज बनाने की हिदायत की। इजलास ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया और अमन और तरक्की के दुश्मनों को हर सूरत नाकाम बना देने का अज़्म जाहिर किया। पाक अफगान सरहद के इंतजाम को बेहतर बनाने के इकदाम का जायजा भी लिया गया। इस इजलास में तय किया गया कि नेशनल एक्शन प्लान को मजीद तक़वियत देने के साथ इस एक्शन प्लान पर विफाकी और सूबाई सतह पर अमल दरामद को मजीद मौसर बनाया जाए। और इसी तमाम तर मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए सब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ शौकत पर। शौकत, जो इजलास हुआ, आला तो अहदेदार इसमें शरीक थे और जो फैसले हुए हैं मजीद मौसर बनाया गया है नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद को। तो ये बताइएगा कि जो नेशनल एक्शन प्लान है इस वक्त भी दुरुस्त अंदाज से चल रहा है, मजीद मौसर बनाने से क्या मुराद है? देखिए, ये बुनियादी नुक्ता है और पूरे मुल्क में इस पर कंसर्न रहता है कि नेशनल एक्शन प्लान जो 20 नुकाती है उसके हार्डली 3-4 पॉइंट्स पर तो अमल दरामद हुआ है, लेकिन बाकी पॉइंट्स पर अमल दरामद नहीं हुआ। मसलन जो सेक्टेरियनिज्म के हवाले से, इंतहा पसंदी के हवाले से जो हेट मटेरियल मिल जाता है बड़ी आसानी से, वो वीडियो कैसेट्स हो, वो रिटन मटेरियल हो, यकीनन ये उन एस्पेक्ट्स की तरफ एक इशारा था जब हम मुअस्सर बनाने की बात करते हैं। बयानिए की बात है, नैरेटिव जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो इतना मुअस्सर नहीं है, उसकी बात है। फिर फाटा रिफॉर्म्स का प्रोसेस शुरू हो चुका है। बलूचिस्तान में फर्ज किया 20 नुकात में ये भी शामिल था कि बलूचिस्तान में जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव है उसको फर्दर स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे अहम बात जो मैं समझता हूँ आज के इस इजलास में थी कि दहशत गर्दी को वाकई अगर ये पॉलिसी बनाई है दहशत गर्दी के खात्मे की और उसको मुल्क की सलामती के साथ जोड़ा है, तो ये एक बहुत पुरानी एक सोच थी। मुल्क में ये एहसास था पुराना कि जब तक दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का वजूद किसी भी सूरत में, किसी भी शक्ल में पाकिस्तान में रहेगा तो वो मुल्क की सलामती के लिए खतरा होगा। आज बरमला पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत ने इस चीज को वाज़े तौर पर पॉलिसी गाइडलाइन के तौर पर इसका इजहार किया है। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और साथ साथ जो इसी इजलास में पाक अफगान बॉर्डर के हवाले से बात की गई है। हर मुल्क जो दूसरे मुल्क से अलहदा है, जो खुद मुख्तार है और खुद मुख्तारी का न सिर्फ दावा करता है बल्कि भी करता है, वो अपने बॉर्डर को मैनेज करने का राइट रखता है। वो चाहे ईस्टर्न बॉर्डर हो, उसका नॉर्दर्न बॉर्डर हो, उसका सदर्न बॉर्डर हो या वेस्टर्न बॉर्डर हो, जितने भी तारीखी रिश्ते हो जाएं, सकाफती रिश्ते हो जाएं, लेकिन दो आज़ाद और खुद मुख्तार ममालिक के दरमियान बॉर्डर हमेशा मैनेज होता है। मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं बॉर्डर मैनेजमेंट की और आज भी जिनका रिट्रेट किया गया जिनको, ये भी एक मुस्बत समत की तरफ इशारा है। तो शौकत, नेशनल एक्शन प्लान पर जिस तरह से अमल दरामद हो रहा था, ये बताएगा कि अब उस पर रीथिंक करने की जरूरत है? पिछले दिनों जब देखा गया था एक लहर चली थी दहशत गर्दी की, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ वाकयात पेश आए, उसके बाद एक बार फिर ऑपरेशन रद्दुल फसाद को लॉन्च किया गया और उसमें तेजी आ गई थी। तो क्या रीथिंक किया जा रहा है पॉलिसीज को, दोबारा से उनके बारे में सोचा जा रहा है, मनसूबाबंदी की जा रही है? देखिए, रीथिंक अगर आप इस टर्म में कहें कि चेंज किया जा रहा है तो मैं नहीं समझता। रीथिंक अगर आप ये कहें कि जो लूप रह गए थे इम्प्लीमेंटेशन में, अगर उनको फर्दर इफेक्टिव बनाने के लिए जो मेजर लिए जाने हैं, उस हवाले से आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपको मालूम है कि नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक कमेटी बनी है और स्पेशली उस कमेटी के सरबराह कौमी सलामती मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ रिटायर्ड हैं। तो
आज जब ये रिव्यू हुआ तो उनकी तरफ से जो उन्होंने कराची में मीटिंग की, लाहौर में मीटिंग की, बलुचिस्तान में मीटिंग की, उन मीटिंग्स का आउटकम यकीनन सामने आया होगा। उन्होंने ब्रीफ किया होगा कि किस तरह से अमल दरामद किया जा रहा है। और जब ये वजीर आजम ने अमल दरामद का काम लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ रिटायर्ड के सुपुर्द किया था तो लोगों ने इसको वेलकम किया था। जब हम ये कहते हैं कि जो वर्ड यूज किया गया वजीर आजम हाउस की तरफ से कि नेशनल एक्शन प्लान के इम्प्लीमेंटेशन को री एनर्जाइज या एनर्जाइज करने की जरूरत है, तो उसका मकसद यही था कि जो कहीं फ्लॉज हैं, जो लूप होल्स हैं, और सर्टनली फ्लॉज भी हैं इम्प्लीमेंटेशन में और लूप होल्स भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है किसी को। इन लूप होल्स को दूर करना है, इन फ्लॉज को तो दूर करना शौकत है। ये तो हर दफा ही हम देखते हैं कि मीटिंग्स होती हैं, इजलास होते हैं और मौसर बनाने पर जोर दिया जाता है। इस बार भी बात की गई है मजीद मौसर बनाने की, तो ये बताइएगा क्या कुछ मखसूस इलाकों के बारे में बात हो रही है? चूंकि ऑपरेशन तो काफी दिनों से चल रहा है, ख्वाह वो ज़रबे अज़ब हो, रद्दुल फसाद हो, लेकिन दहशत गर्दों का मुकम्मल खात्मा मुमकिन नहीं हो पा रहा। देखिए, जो ज़रबे अज़ब था वो था सिर्फ नॉर्थ वज़ीरिस्तान एजेंसी में। वो उस हद तक था कि दहशत गर्दों के जो वहां पर एक सेंटर हैं उनको ब्रेक किया जाए। रद्दुल फसाद पूरे मुल्क का ऑपरेशन है, तो दो डिफरेंट ऑपरेशन हैं। इस रद्दुल फसाद में एक और एलिमेंट आया कि पंजाब में भी रेंजर्स की कार्रवाइयां शुरू हो गई। तो हम माजी को जब कंपेयर करें तो आज की अगर बात करें तो जो नए इनिशिएटिव्स हैं हमें वो भी ज़हन में रखने चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरे मुल्क में ये कंसर्न है कि नेशनल एक्शन प्लान सिर्फ ये नहीं था कि आपने दहशत गर्दों को घेरना है और उनको मारना है, बल्कि जो दहशत गर्दों की नर्सरीज हैं, जो उनके माइंड सेट को रिजेक्ट करते हैं, जो उनके फैसिलिटेटर्स हैं, जो अबेटर्स हैं, जो फाइनेंसर्स हैं, वो इंटरनल हैं, वो एक्सटर्नल हैं, सबका कला कमा करना है। और इस हवाले से दहशत गर्दी ये नहीं है कि आपने चंद दहशत गर्दों को पकड़ के मार दिया तो आप समझें कि आपने उस सोच को तब्दील कर दिया, आपने उस माइंड को तब्दील कर दिया, आपने जो फंडिंग सोर्सेज है अंदरूनी बैरूनी उसको खत्म कर दिया। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दहशत गर्दी का खात्मा पाकिस्तान को 17 सालों से हम ये 2001 के बाद हम लड़ रहे हैं और अभी तक अगर मैं एज अ पाकिस्तानी कहूँ कि दहशत गर्दी की सोच खत्म हो गई है, इंतहा पसंदी खत्म हो गई है, जो एक्सट्रीमिस्ट माइंड सेट है वो खत्म हो गया है, वो आपको गाये बगाए नजर आती है उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन के ज़रबे अज़ब लड़ने के बाद, इतने सारे एक्शन के करने के बाद, आईबीओज यानी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने के बाद, कॉम्बिंग ऑपरेशन करने के बाद, अगर पूरे मुल्क में एक हफ्ते में वो पूरे मुल्क में हर हिस्से में अगर बम मार सकते हैं, दहशतगर्दी कर सकते हैं, तो इट मीन्स अभी बहुत कुछ और करने की जरूरत है। ठीक है, ऑपरेशंस को और नेशनल एक्शन प्लान को अब मजीद मौसर करना होगा और इसका दायरा भी फैलाना होगा। शौकत पराचा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया शौकत पराचा। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करेंगे और ब्रेक के बाद अपनी अगली स्टोरी आपसे डिस्कस करेंगे। देखते रहिए पाकिस्तान एक्शन। पाकिस्तान 7 में एक बार फिर खुशामदीद। लीग की रहनुमाओं ने कहा है कि पानामा पर सियासत और हमारा मीडिया ट्रायल किया गया और तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। क्या वाकई तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है? इसी मामले में बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, आप बताइएगा कि किस तरह से आप लोग असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कहना चाह रही थी मरियम औरंगजेब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, पहली बात तो यह है कि मरियम औरंगजेब साहिबा का और दानियाल साहब का जो चेहरा है वही बता रहा था कि वो मामला क्या है। असल में घबराहट ये है कि फैसला आने वाला है, तो उसको जो प्रिडिक्ट वो कर रहे हैं उसके ऊपर उनके जो पसीने हैं वो निकल रहे थे। हालांकि इस्लामाबाद में, आपके यहाँ कराची में तो गर्मी है, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में तो 16-17 डिग्री सेंटीग्रेड है और बहुत कह लें कि मौसम जो है वो तल्ख है, इस वक्त भी खुनकी है, लेकिन उनके पसीने थे। और उससे पता यही चल रहा है कि जो फैसला आना है उसने काफी जो है वो परेशान कर रखा है इस वक्त गवर्नमेंट को। जहां तक वो कह रही हैं कि मीडिया ट्रायल हो रहा है हुकूमत के खिलाफ, तो आप ये देखिए कि तमाम तर जो रियासत के रिसोर्सेज हैं वो उनके डिस्पोजल के ऊपर है, और वो पाकिस्तान टेलीविजन हो, रेडियो पाकिस्तान हो, ब्रॉडकास्टिंग हो, APP हो, तमाम वसाइल उनके पास हैं। लेकिन वो कह रही हैं कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, तो इसका मतलब तो ये है कि वजारत इत्तलाआत जो है उसने अपनी नाकामी का एतराफ कर लिया है।
तो अगर वो चला ही नहीं पा रही तो उनको तो चाहिए था कि वो रिजाइन कर देती इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय। लेकिन आज जो एक ओवरऑल तासर ये मिलता है कि यूं लग रहा है कि हुकूमती वज़रा के पास पनामा पेपर्स के फैसले का कुछ ना कुछ तहर्रुक है, और वो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बुनियादी तौर के ऊपर वो तैयारी की है कि उधर मामला जा किधर रहे हैं और जा इंशाल्लाह इनके आउटस्कर की तरफ रहे हैं। जी, तो लेकिन फवाद साहब, पूरे मुल्क को इस फैसले का इंतजार है। अगर ये फैसला आपके खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ आता है, तो बताइएगा, आप लोग इसको एडमिट करेंगे खुले दिल के साथ? देखिए, हमारे खिलाफ तो इशू नहीं है ना, हमारे कौन सा पैसे फायर है, ये तो पाकिस्तान के लोगों का मुकदमा है। ICIJ ने ये स्कैंडल ब्रेक किया है, एक इंटरनेशनल कहने के एक स्कैम है जिसके ऊपर तहकीकात हो रही हैं और होनी चाहिए। अब वो अगर फैसला हमारे खिलाफ का तो इशू नहीं है, ये तो पाकिस्तान के लोगों का केस है जो हम लेके सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होगा, जिस तरह से हम कह चुके हैं कि वो तो हम कबूल करेंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं। तो फवाद चौधरी साहब, अभी फैसला आया नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि बड़ा हंगामा इस वक्त मचा हुआ है। तहरीक इंसाफ वैसे ही बड़ी एक्टिव रहती है सोशल मीडिया पर, अब नून लीग वाले भी एक्टिव हो गए हैं। सोशल मीडिया पर पहले से ही इस बारे में बात की जा रही है, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद ये फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आ गया और नून लीग वालों पर लान तान की जा रही है। नहीं, देखिए, हमने तो ऐसा कुछ नहीं है। तहरीक इंसाफ एक्टिव जो है वो इसलिए है, सोशल मीडिया पे आपको नजर आता है कि अक्सरियत उनके साथ है, अक्सरियत नौजवान है और नौजवान जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ है। लिहाजा वो आपको सोशल मीडिया पे कुछ अक्स नजर आता है कि लोग जो है वो ज्यादा हमारे। लेकिन फवाद साहब, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेजेस पर ये सब हो रहा है। नहीं, ऑफिशियल पेजेस के ऊपर तो कुछ भी नहीं हो रहा। हमारा जो ऑफिशियल पेजेस हैं उनके ऊपर बिल्कुल हमने पनामा के मामला के ऊपर जो है वो बात नहीं कर रहे हुए, जो हमारे ओहदेदारान हैं वो बात नहीं कर रहे हुए, जो आम ट्विटर अकाउंट्स हैं या सोशल मीडिया के, वो को देखें हमारे कोई कंट्रोल में तो नहीं है, ना ही हम उनको कोई पे तो नहीं कर रहे, वो तो अपनी अपनी मर्जी करते हैं। वो तो तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं उनके बारे में भी जो है वो उनको वो लिखते रहते हैं और उनको कोई नहीं रोक सकता। तो ये तो नौजवानों का एक अपना मामला है जो वो कर रहे हैं, हमारा इससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन इस वक्त यूं लग रहा है कि सोशल मीडिया से हुकूमत घबराई हुई बहुत है, और हम ये देखते हैं कि मुसलसल ऐसी खबरें और ऐसी बातें आ रही हैं जिससे लगता है कि हुकूमत रोकना चाहती है सोशल मीडिया को, और इवन आज तो उन्होंने बात की कि फॉर्मल मीडिया को भी वो रोकना चाहते हैं। तो फवाद साहब, अभी शेख रशीद साहब ने भी 2-3 दिन कबल गुफ्तगू की थी, उन्होंने कहा कि इस हफ्ते में वो तो फैसला आते हुए देख रहे हैं। आप भी ज़ाहिर कानूनदान हैं, कानूनी हलकों की खबरें आपके पास होती हैं, आपके पास क्या इत्तलात हैं, वाकई इस हफ्ते आ जाएगा पनामा का फैसला? देखिए, जो इसका होता है वो ये होता है कि उसमें पहले जो है वो फैसला एक लिखा जाता है, जो सीनियर जज आमतौर पर लिखते हैं, फिर वो फैसला डिस्ट्रीब्यूट होता है और बाकी जजेस जो है वो अपना उस पर एडिशनल नोट्स लिखते हैं। और फैसला सुनाने का तरीका यह है कि वो सप्लीमेंट्री लिस्ट में पहले डेट अनाउंस होगी और वो डेट जो है फिर उसको वो फैसला सुनाया जाएगा। अब अभी तक कोई सप्लीमेंट्री लिस्ट तो नहीं निकली है। अब इंतजार और तवक्को तो ये थी कि इस हफ्ते ये फैसला आ जाना चाहिए। अब देखते हैं कल या परसों सुप्रीम कोर्ट ये निकालती है सप्लीमेंट्री लिस्ट या नहीं निकालती। तो फवाद साहब, चूंकि इतना बड़ा ये फैसला है और महफूज भी ये हो चुका है, ज़ाहिर है आपको तो कानून का वसी एक्सपीरियंस है, ये बताएगा कि इब्तिदाई तौर पर मुख्तसर फैसले को अनाउंस किया जाएगा या तफसीली फैसला ही अनाउंस होगा? नहीं, अब तो तफसीली फैसला अनाउंस होगा, क्योंकि मुख्तसर फैसला होता वो तो उसे भी ना जाना था। लेकिन चूंकि ये मुकदमा ऐसा है नहीं कि जिसमें मुख्तसर फैसला हो, तफसीली फैसला ही अब जो आएगा वेबसाइट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अवेलेबल हो। अच्छा, जैसा शेख साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से वो तो ताबूत निकलते हुए देख रहे हैं, आप बताइएगा कोई ताबूत निकलता आपको दिखाई दे रहा है सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, मामला ये है कि जो हमारा जो मुकदमा है वो तो यही है कि वज़ीर आज़म साहब और जो उनकी फैमिली है वो मुलव्वस है इस सारे स्कैम में, और लिहाजा उन्होंने एसेट डिक्लेयर नहीं किए, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए और उसके बाद तहकीकात होनी चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग की और उसका एक क्रिमिनल केस बनना चाहिए। मेरा तो ख्याल यही है कि केस जो है वो काफी हद तक हमने साबित कर दिया है। अब आगे तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, जो भी फैसला होगा हम उसको कबूल करें। ठीक है, फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, पीटीआई का वर्जन दे रहे थे। मैं जो गुफ्तगू की थी उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम के क्या मकासद हैं और हमारा मीडिया ट्रायल पनामा केस के हवाले से किया जा रहा है, उस पर पीटीआई का मौक़िफ़ फवाद चौधरी साहब पेश कर रहे हैं। फवाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, कल आपके साथ एक बार फिर हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।